मैं मनीष सार्थक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग एसपीडी के निचोड़ वाले वीडियो के लगभग 4 वीडियो में हम लोगों ने जितने भी महत्वपूर्ण बातें थे उनको अच्छे से पढ़ा और समझा था। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुप्त वंश की, चूँकि इससे पहले कुषाण वंश तक जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी को हम लोगों ने अच्छे से देखा और समझा था। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज से गुप्त वंश की। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो चंद्रगुप्त पर टिक आउट कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ध्यान दीजिएगा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत जो है चलाया था किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब चलाया था? तो 319 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त था। ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त था। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है कौन सा? तो समुद्रगुप्त। मतलब सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित किसकी चित्र है? तो समुद्रगुप्त की। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं अगले प्रश्न की कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो ये हरिसेन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त का जो है वो दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है वो किसकी रचना है? तो हरिसेन की। तो इससे किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो ये समुद्रगुप्त के संबंध में जानकारी मिलती है। किससे? तो प्रयाग प्रशस्ति से। इसके लेखक कौन है? तो ये हरिसेन की रचना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है जिसको किसकी उपाधि दी गई थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। उसने दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था? तो उज्जैन को। लेकिन प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन दूसरी राजधानी कौन थी? तो उज्जैन को बनाया था। मेघदूत कुमार संभव किसकी रचना है? तो कालिदास की है। ध्यान रखिएगा, मेघदूत और कुमार संभव जो है वो किसकी रचना है? तो कालिदास की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का कि गीत गोविंद। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फहियान आया था। कब आया था? तो 5वीं शताब्दी में। ध्यान रखिएगा, ये 5वीं शताब्दी में आया था। और किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में आया था। अब अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था किस काल में? तो ये गुप्त काल में हुई थी। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो जारी की गई थी वो किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न है कि चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम किसने चलवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, यानी कि जब शकों पर उन्होंने आक्रमण किया और जब उनको विजय मिली तो उन्होंने क्या किया? तो चांदी का सिक्का चलवाया था। ठीक है, सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुमारगुप्त था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी कौन था? तो वो मोहम्मद गोरी का जो है गोरी का जो सेनापति था। ठीक है, मैंने मोहम्मद गोरी का कौन था? सेनापति। ठीक है, बताया। अगला क्वेश्चन है कि हुनों को पराजित किया था किसने? तो स्कंदगुप्त ने किया था। ध्यान रखिएगा कि हुनों को किसने पराजित किया था? तो ये स्कंदगुप्त ने।
अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण कि गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर जो था वो कितना था, तो उपज का 1/6, यानी कि उपज का 1/6 भाग जो है वो भू राजस्व दर था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसके कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है किसको, तो गुप्त काल को। मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ किस में, तो गुप्त काल में। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। ठीक है, गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी क्या, तो रूपक। ध्यान रखिएगा, गुप्तकालीन जो है रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी क्या, तो दिनार कहलाती थी। ध्यान रखिएगा, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं किस नाम से जानी जाती थी, तो दिनार के नाम से। पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यभूति था। ध्यान रखिएगा, पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो प्रभाकर वर्धन को। हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या था, तो शिलादित्य था। हर्षवर्धन, अब प्रश्न आएगा कि हर्षवर्धन जो है वो और किस अन्य नाम से जाना जाता था, तो शिलादित्य के नाम से। तो प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया कहाँ पर, तो कन्नौज में स्थापित किया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ हुआ किसके काल में, तो हर्षवर्धन के काल में हुआ। ठीक है, चीनी यात्री वेनसंग भारत आया था कब, तो वो हर्षवर्धन के काल में आया था। चीनी यात्री वेनसंग जो है वो भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। कब आया था, तो 606 से 647 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कि वेनसंग द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी, तो CU की थी। ठीक है, वेनसंग द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी, तो CU की। यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था, तो वेनसंग को कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो बाणभट्ट था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो बाणभट्ट था। हर्षचरित्र एवं कादम्बरी की रचयिता कौन थे, तो ये बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित कराता था। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, तो ये प्रयाग में, सबसे प्रथम बार जो है वो प्रयाग में। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर कितना था, तो उस समय भी कितना था, तो 1/6 ही था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था किस नदी के तट पर, तो नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो हर्षवर्धन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जो था वो कौन था, हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही प्रश्न, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिर संगम युग की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि और भी वीडियो बनाएं, हमको मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।